तो लखनऊ की जंग में फिर से झंडा गाड़ने के इरादे से सूबे के सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। आज अखिलेश जनपद आजमगढ़ में 7 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। आज सीएम ताबड़तोड़ 7 रैलियों को संबोधित करेंगे। सीएम अखिलेश इस चुनाव में साइकिल को फिर से दौड़ाने की कवायद में जुटे हैं। इसी कड़ी में वो आज आजमगढ़ की जनता के बीच होंगे और उनसे साइकिल बटन को दबाकर समाजवादी सरकार को फिर से बनाने में मदद करने की कोशिश की गुजारिश करेंगे। तो लखनऊ की जंग में फिर से झंडा गाड़ने के इरादे से सूबे के सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जुटे हुए हैं। आज अखिलेश जनपद आजमगढ़ में 7 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। आज सीएम ताबड़तोड़ 7 रैलियों को संबोधित करेंगे। सीएम अखिलेश इस चुनाव में साइकिल को फिर से दौड़ाने की कवायद में जुटे हैं और इसी कड़ी में आज आजमगढ़ की जनता के बीच होंगे और उनसे साइकिल बटन दबाकर समाजवादी सरकार को फिर से बनाने में मदद करने की गुजारिश करेंगे। तो इस बार फिर से एक बार साइकिल को दौड़ाने की गुजारिश करेंगे सीएम अखिलेश यादव। आजमगढ़ में रैली जनता को संबोधित करेंगे और वोट की अपील करेंगे। 2 चरण का चुनाव शेष है और हर पार्टी अब अपनी ताकत झोंक रही है। आज भी कई रैलियां होंगी और समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव आज 7 चुनावी सभाएं करेंगे। और मिशन उत्तर प्रदेश में जुटे तमाम सियासी दल और उसके नेता बाकी बचे 2 चरणों के चुनाव प्रचार में जुटे हैं। इसी कड़ी में जनता का मन मोहने आज मायावती 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। बीएसपी अध्यक्ष मायावती आज मऊ और गाजीपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव 2017 मायावती और बीएसपी के लिए काफी अहमियत रखता है। मायावती लोकसभा चुनाव 2014 में मिली करारी हार का दाग को इस बार धोने की कोशिश में लगी हुई है, क्योंकि अगर इस बार भी बीएसपी का प्रदर्शन नहीं सुधरा तो जमीनी और सियासी स्तर पर पार्टी की साख को करारा झटका लग सकता है। और बीजेपी के भी कई नेता आज उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने की मुहिम में जुटे नजर आएंगे। गृह मंत्री राजनाथ सिंह कुशीनगर, गोरखपुर, मऊ, बलिया में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य सोनभद्र, भदोही, वाराणसी में जनता को कमल का बटन दबाने की गुजारिश करते नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र आज गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया में चुनावी जनसभा करेंगे। सांसद योगी आदित्यनाथ देवरिया, गोरखपुर, महाराजगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री मनोज सिन्हा और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल कुशीनगर, आजमगढ़ में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं नई दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी महाराजगंज में जनता से कमल खिलाने की अपील करेंगे। और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 403 विधानसभा सीटों से एक पर भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। विपक्ष की आलोचना के बाद अब पार्टी में नेता इस पर सवाल उठाने लगे हैं। केंद्रीय जल संसाधन और नदी विकास मंत्री उमा भारती के बाद अब केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा है कि पार्टी मुस्लिमों को भी टिकट देती तो अच्छा रहता। उन्होंने कहा कि बीजेपी समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है और पार्टी की राज्य में सरकार बनने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को इसकी भरपाई की जाएगी। नकवी का ये बयान तब सामने आया है जब 5 फेज की वोटिंग हो चुकी है और 2 फेज बाकी हैं। कांग्रेस भी आज प्रचार के लिए पीछे नहीं रहने वाली। कांग्रेसी सांसद और यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद आज मऊ, गोरखपुर से जनसभाओं को संबोधित करेंगे। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद आज गोरखपुर में स्थानीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके साथ साथ आज आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव भी कांग्रेस के समर्थन में मिर्जापुर, जौनपुर, वाराणसी में जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और छठे और 7वें चरण के प्रचार के तहत प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को पूर्वांचल में रैली की। प्रधानमंत्री ने मऊ में लोगों को संबोधित करते हुए सपा सरकार पर सवाल उठाए तो बाहुबली मुख्तार अंसारी को टिकट देने पर मायावती को कटघरे में खड़ा किया।
पश्चिमी यूपी से शुरू हुआ चुनाव अब पूर्वी यूपी के सियासी रण में पहुंच गया है। साथ ही जुबानी जंग ने भी शमशान कब्रिस्तान और गधे से ऊपर उठकर बॉलीवुड का रुख कर लिया है। मऊ की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाहुबली फिल्म का जिक्र करते हुए बीजेपी के सहयोगी भारतीय समाज पार्टी के उम्मीदवार को कटप्पा बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे कटप्पा ने बाहुबली का सब कुछ तबाह कर दिया, वैसे ही बीजेपी भाजपा की जोड़ी भी बाहुबली को पस्त कर देगी। कहते हैं कि बाहुबली फिल्म में एक कट्टप करके पात्र था, कट्टप। वो बाहुबली का सब कुछ उसने तबाह कर दिया था। ये छड़ी वाले में वो दम है जी, ये छड़ी वाले में वो दम है। ये छड़ी काफी है। ये छड़ी जो है ना, ये कानून का डंडा है, कानून का डंडा है। 11 मार्च को उसकी ताकत दिखाई देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर बीएसपी से चुनाव लड़ रहे बाहुबली मुख्तार अंसारी रहे। पीएम ने कहा कि अभी यूपी में गुंडे बदमाश जेल जाते वक्त मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर से ज्यादा आजादी यूपी के जेलों में मिलती है। लेकिन ये ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। 11 मार्च को चुनाव नतीजे आने के बाद हम सच्चे अर्थ में जेल को जेल बना करके रखेंगे। फिर हम देखते हैं कैसे गुजारा करते हो, फिर कैसे मौज मस्ती करते हो, कैसे जेल से बाहर अपने खेल खेलते हो। 11 मार्च के बाद ये आपके सारे खेल खत्म हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर निशाना साधा तो अखिलेश और राहुल की जोड़ी पर भी जमकर प्रहार किया। शुरू में तो टीवी पर अखबारों में बराबर फोटो छपने लगी तो उनका भी जरा हौसला बुलंद हो गया, वाह जोड़ी जम रही है। ऐसे नशे में आ गए, ऐसे नशे में आ गए। उनको लगता था कि कैमरा को मूर्ख बना देते हैं, वैसे ही जनता जनार्दन को मूर्ख बना लेंगे। जनता तो दूध का दूध और पानी का पानी करना भली भांति जानती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार के कारण पूरी दुनिया में भारत की जय जयकार हुई है। अब यूपी में भी लोग बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और 11 मार्च के नतीजों के बाद 13 मार्च को पार्टी इस बार की विजयी होली मनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और नोएडा विधानसभा चुनाव प्रचार में बिजली को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही। सपा पर वार करते हुए बिजली के मुद्दे पर जहां चुनाव हो चुके वहां बिजली कट गई है। दूसरी ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि आरोप लगाने वाले बिजली का तार छूकर दिखाएं। यूपी में बिजली के तारों में भले ही करंट ना हो, लेकिन राजनीति में 11,000 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। पीएम मोदी ने मऊ की रैली में फिर बिजली का मुद्दा उठाकर अखिलेश को घेरने की कोशिश की। भारत सरकार उत्तर प्रदेश को बिजली देने के लिए दरवाजे खटखटा रही थी कि आप बिजली लीजिए। बिजली लेते नहीं थे। सस्ते में बिजली भारत सरकार देती थी तो भी नहीं लेते थे। लेकिन अखिलेश यादव मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने चुनौती दी कि बीजेपी के नेता बिजली का तार छू कर दिखाएं। वैसे पुराने आपने किस्से कहानी पढ़े होंगे कि बाबा लोग अपने हाथ पे आग रख करके जो चाहते थे वो करके दिखा देते थे। हम इन बाबा से कहते कि वो परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। जो आपने बिजली पे सवाल उठाया है, हम तो कहते हैं गोरखपुर में जहां तुम्हें बिजली के तार दिखाई दें, जरा छू करके देख लो करंट आता है कि नहीं आता है। दरअसल बिजली के मुद्दे से बीजेपी यूपी की जनता के दिमाग का बल्ब जलाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने फिर दोहराया कि सांप्रदायिक आधार पर बिजली बांटने का आरोप की जांच के लिए केंद्र से एक टीम भेजी गई थी और आरोप को सही पाया गया। अखिलेश यादव पर हमले का जवाब उनकी अर्धांगिनी डिंपल यादव ने जौनपुर की रैली में दिया। उनके मन की बात में थी भेदभाव की बात, जाति धर्म की बात, दिवाली रमजान की बात और शमशान और कब्रिस्तान की बात। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, बीजेपी की रणनीति जनता की कमजोर नब्ज थामने की है। इसीलिए पीएम ने बहराइच की रैली में बिजली के बहाने
हिंदू ध्रुवीकरण का बयान देकर अखिलेश को 440 वोल्ट का करंट छुआ दिया था। हर कोई शिकायत कर रहा है। भाइयों बहनों, ये भेदभाव नहीं चल सकता है। जिसका भी हक है, किसी भी माता की कोख से पैदा हुआ है, हर किसी को उसके हक का मिलना चाहिए। ये सबका साथ सबका विकास होता है और भारतीय जनता पार्टी उस पर चलती है। भाइयों बहनों, गांव में अगर कब्रिस्तान बनता है तो गांव में स्मशान भी बनना चाहिए। अगर रमजान में बिजली मिलती है तो दिवाली में भी बिजली मिलनी चाहिए। मामले की गंभीरता को समझते हुए अखिलेश सफाई देने में जुट गए हैं, लेकिन वोटरों पर बिजली के होने और ना होने का क्या असर पड़ रहा है, ये तो 11 मार्च को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और लखनऊ की जंग में फिर से झंडा गाड़ने के इरादे से सूबे के सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जुटे हुए हैं और आज अखिलेश जनपद आजमगढ़ में 7 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। और पूरी अपडेट और ताजा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं लखनऊ, जहां पर हमारे संवाददाता खुर्रम निजामी इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। खुर्रम, आज 7 जनसभाओं को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव। कितना अहम है अब ये 5वां फेज चुनाव का? देखिए तमन्ना, अगर चुनाव है और बड़ा लक्ष्य है तो हर फेज आपके लिए बेहद अहम है। और जिस तरीके से आज आजमगढ़ में मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव रहेंगे तो जाहिर सी बात सबकी निगाहें उन पर रहेगी कई वजहों से। पहली बात, आजमगढ़ जो है उसको पहचान मिली है मुलायम सिंह यादव से भी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव वहाँ से सांसद हैं। और दूसरी बात, अगर हम बात करेंगे अखिलेश यादव की, तो बुनकरों की जो बात करते हैं, आजमगढ़ में बुनकरों की स्थिति बेहद भयावह है, ये भी बात किसी छुपी नहीं हुई है। और कहा जाता है कि जब भी आजमगढ़ में सपा का परचम फहराता है तो फिर लखनऊ की कुर्सी पर सपा का ही कोई शख्स बैठता है, सपा ही की सरकार बनती है। तो ये सब तमाम बातें होंगे जिस पर ध्यान देना पड़ेगा अखिलेश यादव को। और वो आज जो रैली करेंगे उसमें तमाम बातें बताएंगे, जैसे कि जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जिस तरीके से जो लोअर बॉटम पे जा चुकी राजनीति, उसका एक मिसाल और भी आज आप देख सकते हैं। दूसरी बात, अखिलेश यादव ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी लखनऊ में। उन्होंने उसमें कहा था कि वो आमंत्रित करते हैं पीएम मोदी को डिबेट के लिए, तो हो सकता है इसका एक्सटेंशन भी वहाँ आपको देखने को मिले। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि वो आजमगढ़ की कौन से इश्यूज होते हैं, वो कौन से मुद्दे होते हैं, कौन से मसाइल होते हैं जिसको एड्रेस करेंगे अखिलेश यादव। और साथ में इम्पोर्टेंस की बात करिए तो आजमगढ़ से अगर उनका विजय रथ चल पड़ता है और वहाँ के जो रैली में जो लोग आते हैं, जनसभा में जो लोग आते हैं, वो वोटर्स में तब्दील होते हैं, तो बड़ा लंबा सफ़र करेगा उनका रथ, जो चुनावी रथ होगा बड़ा लंबा सफ़र करेगा। तो वो चुनावी रथ को बोझ करने के लिए जाहिर सी बात अखिलेश यादव कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं छोड़ेंगे वहाँ पर। और जो सबसे बड़ी उनके सामने चुनौती होगी वो ये होगी कि मुलायम सिंह यादव जो उनके वालिद भी हैं और वो खामोश हैं इस पूरे प्रचार में, तो वो मंच पे मुलायम सिंह यादव नहीं होंगे, तो जाहिर बात है अखिलेश यादव को वो कमी भी दूर करनी होगी। और ये मैसेज भी देना होगा वहाँ की जनता को कि आज भी उनके ऊपर पिता का आशीर्वाद है, यानी कि जो सांसद आजमगढ़ के मुलायम सिंह यादव, उनका आशीर्वाद आज भी उनके साथ है। ये भी साबित करना होगा अखिलेश यादव को आज आजमगढ़ की रैली में। तमन्ना। और खुर्रम, 7 चुनावी सभाएं हैं आज आजमगढ़ में। कहां से शुरुआत करेंगे अखिलेश यादव और कितने बजे से ये रैलियां शुरू हो जाएंगी? क्या तमाम इंतजाम किए गए हैं वहां पे? देखिए, जब भी मुख्यमंत्री पहुंचता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब दोनों एक ही शख्स है समाजवादी पार्टी के, तो जाहिर सी बात है पार्टी कार्यकर्ताओं में ज्यादा उत्साह होता है। और जिस तरह से आजमगढ़ की हम बात करें तो समाजवादियों का गढ़ माना जाता है आजमगढ़। हमें याद है कि 2012 की अगर हम याद करिए, 2012 में हम सबको याद है किस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने चुनावी बिगुल फूका था आजमगढ़ से, उसके बाद उनकी सरकार बनी थी। तो एक तरह का टोटका जो होता है राजनीति में, आजमगढ़ भी समाजवादी पार्टियों के लिए एक टोटका है। जो जनसभाएं की हम बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो चुनौती है उनकी पार्टी के आगे, उनके कार्यकर्ताओं के आगे, कि मंच से जब भी अखिलेश यादव बोले, जिस वक्त भी बोले, तो उनके सामने बड़ी तादाद में लोग मौजूद हों, तभी रैली को सफल माना जाएगा। और इस बात की उम्मीद बंधेगी कि आज भी समाजवादी का परचम आजमगढ़ में फहराता है। और दूसरी अहम बात कि जो मैंने पहले भी कहा था, मुद्दे क्या होंगे, और साथ में अखिलेश यादव को इस बात का भी ख्याल रखना होगा
कि अपने पिता, अपने वालिद का आशीर्वाद किस तरीके से वहाँ कन्वे कर पाते हैं कि वो उनके साथ हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन जो सबसे खास बात होने जा रही है आजमगढ़ में, वो ये होने जा रही है कि जो ताबड़तोड़ 7 जनसभाएं करेंगे अखिलेश यादव, तो ये बताता है कि किस तरीके से अखिलेश यादव के लिए हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी इंपॉर्टेंट हो चुकी है और वो कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहते, जिससे कि जब 11 मार्च को नतीजे आए तो मैजिकल नंबर से बहुत आगे वो नजर आए। जो 203 मैजिकल नंबर है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सरकार बनाने के लिए, उससे बहुत आगे नजर आए। हालांकि अखिलेश यादव बार बार इस बात का दावा करते हैं कि 300 प्लस उनकी सीटें आएंगी, तो जाहिर सी बात है अगर हर सीट पर उनका ध्यान नहीं होगा, हर सीट पर वो फोकस नहीं होंगे, तो 300 प्लस किस तरीके से मिलेगी ये भी वो समझ सकते हैं। तमन्ना। श्री खुरम, आप बने रहिए हमारे साथ। और वहीं दूसरी तरफ मिशन उत्तर प्रदेश में जुटे तमाम सियासी दल और उसके नेता अब बाकी बचे 2 चरणों के चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में जनता का मन मोहने आज मायावती 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगी। और रुक करते हैं एक बार फिर से खुरम निजामी का। खुरम, अगर हम कल की बात करें तो कल अपने भाषण में मायावती ने किसी को भी नहीं बख्शा, चाहे वो प्रधानमंत्री मोदी हो बीजेपी की तरफ से। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया, उन्होंने अखिलेश यादव पर कटाक्ष किया और कहा कि अब बबुआ को तो भाभी भी नहीं बचा पाएंगी, यानी कि सीधा सीधा डिंपल यादव पर कटाक्ष किया। और इसके अलावा मुलायम सिंह यादव पर भी कटाक्ष किया। हालांकि इसका जवाब डिंपल यादव ने अपने भाषण में दे दिया। क्या आज एक बार फिर से इसका रिएक्शन आएगा जो डिंपल यादव ने अपने जवाब में कहा? क्या मायावती एक बार फिर से अपने भाषण के जरिए वही तंज कसती नजर आएंगी? देखिए तमन्ना, एक फिलॉसफी है कि एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, और यूं कह लीजिए कि एवरी एक्शन फॉलोज बाय अ रिएक्शन। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये कदम आगे चला गया है कि एक्शन का रिएक्शन होता है और रिएक्शन का रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन का भी रिएक्शन होता है। यानी कि एक पूरी चेन बन जाती है, एक्शन के बाद रिएक्शन होता रहता है लगातार। तो आप समझ सकते हैं, मायावती ने हमला बोला डिंपल पे, डिंपल ने उसका रिएक्शन किया, और आज आप मायावती से उस रिएक्शन का रिएक्शन पाने की पूरी उम्मीद कर सकती हैं। लेकिन तो तमन्ना, जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जिस तरीके से जो प्रचार चल रहा है, लगातार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, वो एक पर्सनलाइज हो चुका है। भाभी बबुआ को नहीं बचा सकती, यानी कि भाभी डिंपल बबुआ अखिलेश यादव नहीं बचा सकती, तमाम बातें चलती रहती हैं और अखिलेश यादव भी उनको बुआ कहते हैं। यानी कि आप जो जिस तरीके से जो बातें बोली जा रही है मन से, जनता समझ नहीं पा रही है कि आखिर उसकी वजह क्या है, वो उनके किस काम की। अगर आप मन से खड़े होकर किसी भी नेता के बारे में कोई भी टिप्पणी करते हैं जो गैर वाजिब होती है, तो जनता आप खुद से सवाल करने लगती है कि हम यहाँ क्यों मौजूद हैं। एक तरीके से यूं कर लिया, उत्तर प्रदेश की राजनीति जो जानकार हैं वो ये कहते हैं, जो विशेषज्ञ हैं वो ये बता रहे हैं कि जिस तरीके की जो भाषा का उपयोग किया जा रहा है रैली में, वो बिल्कुल अशोभनीय और संसदीय जो मर्यादा होती है उसको तार तार भी कर रहा है। आप वहाँ एक जिम्मेदार शख्स हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री हैं, आप एक बड़े लीडर हैं अपनी पार्टी के, आपका अस्तित्व है, आपका वजूद है, और आप जो भाषा उपयोग करते हैं, कहा जाता है कि नेताओं को फॉलो भी करती है आम जनता कि नेता हमारा ऐसा है तो हम ऐसा बनना चाहते हैं। लेकिन कोई भी इस तरीके का मिसाल आप कायम करना नहीं चाहता नेता, वो फौरी तौर पर वो ये चाहता है कि वो किस तरीके से उसको कामयाबी मिल सके। यानी फौरी कामयाबी के पीछे ज्यादा पड़े हुए हैं हमारे नेता, वो दूर की बात नहीं सोचते। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जो भाषा को उपयोग कर रहे हैं, जो बात वो बोल रहे हैं, वो आगे जाकर उसका क्या हाल होगा। लेकिन अजीब सी बात होती है कि 2 पार्टियां आपस में लड़ती है, जरूरत पड़ने पर वही गठबंधन में भी आ जाती है, तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। चलिए खुरम, जो क्रेडिबिलिटी बिल्कुल सही कहा आपने कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 403 विधानसभा सीटों में से एक पर भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया। विपक्ष की आलोचना के बाद अब पार्टी के नेता भी इस पर सवाल उठाने लगे हैं। और केंद्रीय जल संसाधन और नदी विकास मंत्री उमा भारती के बाद अब केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा है कि पार्टी में मुस्लिमों को टिकट दे देते तो अच्छा होता। इसी पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। खुरम, आपसे ये चीज जानना चाहेंगे, पार्टी में किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया, अब ये चिंता क्यों सताने लग पड़ी आखिरकार? क्योंकि 2 ही फेज अब बाकी हैं और ये चिंता उमा भारती को भी सता रही है और मुख्तार अब्बास नकवी को भी सता रही है। देखिए, आप भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें और तो आपका एक ऐसी पार्टी का जो अक्स नजर आता है या जो परछाई नजर आती है, जहां पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की कोई जगह नहीं होती, ऐसा माना जाता है। परसेप्शन उस पार्टी सा बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी सा बना हुआ है। लेकिन अजीब सी बात है कि ऑल ऑफ अ सडन पहले राजनाथ सिंह ने कही बात, उसके बाद उमा भारती, अब मुख्तार अब्बास नकवी बार बार ये बात कर रहे हैं। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं होता? देखिए, आप गौर करिए, 2014 का चुनाव 80 सीटें थी उत्तर प्रदेश से, एक भी मुस्लिम नहीं मिला।
उसके बाद आपको आगे चलिए 403 विधानसभा सीट फिर भी आपको ये भी मुस्लिम मिला। और ताज्जुब की बात यह है कि आपके पास अल्पसंख्यक मोर्चा भी, यानी कि अब आपको समझ में आने लगा है कि हम जो कहते थे कि सबका साथ सबका विकास, मोदी जी जो बार बार कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री, सबका साथ सबका विकास, ये जो उनकी आइडियोलॉजी थी वो उसको तार तार कर देती थी जब कैंडिडेट्स बांटे जाते थे, टिकट बांटे जाते थे। अब सबको एहसास होने लगा। बार बार ये बात कही जा रही है कि आप सबका साथ सबका विकास कहते हैं, लेकिन 19% लोगों को आप दरकिनार कर देते हैं, उनमें से आपको कोई चेहरा नहीं मिलता है। और यही बात जो विपक्षी दल थे वो बार बार उन पर हमला बोलते थे। तो जाहिर सी बात है कि मुख्तार अब्बास नकवी हूँ, माँ भारती हूँ या फिर राजनाथ सिंह, उनको समझ में आ रहा है कि नहीं, कम कम ये एहसास दिलाना जरूरी कि हम आपके बारे में सोचते हैं। चलिए खुरम, ये कि एहसास बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो अब चिंता सताने लगी है क्योंकि किसी भी मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट नहीं दिया है और इस पर ये जवाब आया था कि कोई भी चेहरा उनको ऐसा दिखा नहीं जिसको वो टिकट दे। यूपी के चुनाव प्रचार में ना चाहते हुए भी अखिलेश यादव और बसपा प्रमुख मायावती के बीच एक रिश्ता बन गया है। अखिलेश यादव ने सबसे पहले मायावती को बुआ कहना शुरू किया, जवाब में मायावती ने उन्हें बबुआ कहना शुरू कर दिया। अखिलेश और मायावती के बीच जुबानी जंग दिन ब दिन तीखी होती जा रही है। अब इस जंग में पीएम मोदी भी कूद पड़े हैं। बुआ का भतीजा अब बबुआ नहीं रहा, वो बुआ के पैरों के नीचे से जमीन खींचने की फिराक में है। बबुआ जहां भी जा रहे हैं बुआ को वोट देने के नुकसान वोटरों को गिना रहे हैं। इन साथियों से कह रहा हूं कि हमारी बुआ से सावधान रहना। ये बीजेपी से कब रक्षाबंधन मनाने कोई नहीं जानता। बुआ ये जानती है कि बबुआ बुआ बोल बोल कर दुश्मन का काम कर रहा है, इसलिए वो हर जगह याद दिलाना नहीं भूलती कि बबुआ ने अपने चाचा और पिता के साथ क्या सुलूक किया है। वो कहती है कि सपा को तो सपा के ही लोग हराने में तुले हुए हैं और इसलिए मुसलमानों को अपना वोट बर्बाद न करने की हिदायत दे रही है। बबुआ के भी सुनामी वाले ही काफी बुरे दिन आने वाले हैं और अब खासकर इस सपा के बबुआ को तो यहाँ सपा की भाभी भी नहीं बचा पाएगी। मायावती कानून व्यवस्था को लेकर भी सपा पर हमला करना नहीं भूलती। उन्हें डिंपल यादव की रैली में सपा कार्यकर्ताओं की अनुशासनहीनता से भी एक मुद्दा मिल गया है। इस मौके पर डिंपल ने कहा था, डर लगता है। बस फिर क्या था, बसपा ने तो बकायदा पोस्टर छापकर प्रचार शुरू कर दिया है। इस पर नाराज अखिलेश ने मायावती को डर लगने पर 1090 पर कॉल करने की सलाह दे डाली है। अजब भाभी ने अपने छोटे भाइयों से ये कह दिया हो कि हम भैया को बता देंगे इसमें क्या खराबी है। किसको तकलीफ है? हमारी बुआ को तकलीफ है। उनसे कहिए 1090 मिलाइए, अगर मदद ना मिले तो बताएं हमें। हालत ये है कि बुआ और बबुआ पूरी महफिल न लूट ले, इसलिए पीएम मोदी भी एक गोद लिए हुए बेटे की तरह बीच में कूद पड़े हैं। उनका तो बिगड़ा है, समाजवादियों की नाव डूब चुकी है, बसपा का कोई मेल ही नहीं बैठ रहा है। भतीजा भी कैसे बच्चों उसका रास्ता खोज रहा है। बुआ भी परेशान है कि भतीजे ने क्या करके रख दिया। न भतीजे का मेल बैठ रहा है, न बुआ जी का मेल बैठ रहा है। अगर मेल बैठ रहा है तो उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों का बैठ रहा है। लेकिन यूपी के लड़के और यूपी की बेटी आपसी लड़ाई भूलकर इस गोद लिए बेटे पर हमला बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कुछ भी हो, जनता जानती है कि उसकी गरीबी, बेरोजगारी, दुख दर्द और लाचारी को दूर करने की बात न सगा न सौतेला कोई नहीं कर रहा है। अगर कर भी रहा है तो वोट देने की शर्त पर, और शर्तों पर प्यार करने वालों को वो 11 मार्च को जवाब देने की पूरी तैयारी कर रही है। योगेश सोमकुंवर, APN। और बाकी 2 चरणों में पूर्वांचल में चुनाव होना है। पूर्वांचल में मुख्तार अंसारी के अलावा कुछ और ऐसे बाहुबली हैं जो इन चुनावों में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। कई सीटों पर तो माफियाओं की आपस में ही टक्कर है। पूर्वांचल के चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों के दिग्गज नेता आपस में 2-2 हाथ तो कर ही रहे हैं। यहाँ के चुनावी रण में कई बाहुबलियों के दमखम का भी इम्तिहान हो रहा है। चंदौली का सैयद राजा विधानसभा क्षेत्र बाहुबलियों के आमने सामने होने से खास बन गया है। बनारस की जेल में बंद बाहुबली ब्रजेश सिंह भले ही इस सीट से चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन उनका भतीजा सुशील सिंह यहाँ से बीजेपी उम्मीदवार है। सुशील के मुताबिक यहाँ के बाहुबली श्याम नारायण सिंह उर्फ विनीत सिंह खड़े हैं, जो फिलहाल झारखंड की जेल में बंद है। विनीत और ब्रजेश सिंह के बीच यहाँ हमेशा मुकाबला होता रहा है।
सैयद राजा सीट पर सुशील के प्रचार की कमान ब्रजेश की पत्नी किरण सिंह ने संभाल रखी है। पूर्वांचल के माफिया मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह भी जौनपुर की मडियाहू सीट से चुनाव लड़ रही हैं। 2012 के चुनाव में सीमा अपना दल के टिकट पर चुनाव लड़कर हार चुकी हैं। इस बार निषाद पार्टी और कृष्णा पटेल के अपने दल से उन्हें टिकट मिला है। सीमा के पति मुन्ना बजरंगी को मुख्तार अंसारी का करीबी भी माना जाता है। सपा ने यहाँ से श्रद्धा यादव को टिकट दिया है। बीएसपी ने भोलेनाथ शुक्ला को उम्मीदवार बनाया है। इनके अलावा बाहुबली विजय मिश्र और धनंजय सिंह को भी निषाद पार्टी से टिकट मिला है। विजय मिश्र ज्ञानपुर से और धनंजय सिंह मल्हनी सीट से चुनावी मैदान में हैं। 2012 के चुनाव में रिकॉर्ड मतों से जीत चुके करोड़पति उम्मीदवार विजय मिश्र पर लगभग 26 मुकदमे भी दर्ज हैं। मल्हनी से धनंजय सिंह के मुकाबले सपा ने भी बाहुबली पारसनाथ यादव को टिकट दिया है, जबकि बीजेपी से सतीश कुमार सिंह और बीएसपी से विवेक यादव चुनावी मैदान में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा के विधानसभा चुनावों के लिए टीवी, रेडियो और प्रिंट मीडिया में कैंपेन चलाने के मामले में बीजेपी ने फिलहाल सबको पीछे छोड़ दिया है। टाइम मीडिया रिसर्च की इकाई एडेक्स इंडिया से मिले आंकड़ों के अनुसार पिछले साल नवंबर से लेकर 4 फरवरी 2017 तक 3 माध्यमों पर तीनों राज्यों के लिए सभी राजनीतिक विज्ञापनों में बीजेपी का हिस्सा 69% रहा। उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा के विधानसभा चुनाव के लिए टीवी, रेडियो और प्रिंट मीडिया में विज्ञापन पर बीजेपी ने दूसरे दलों के मुकाबले सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के दौरान विज्ञापन पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। हालांकि इसकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के एड वॉल्यूम्स मिलकर भी बीजेपी के आंकड़े के आधे तक नहीं पहुँचे हैं। टोटल पॉलिटिकल कैंपेन में एसपी के विज्ञापनों का हिस्सा 13%, बीएसपी का 12% और कांग्रेस का आंकड़ा करीब 4% रहा। जनवरी के दौरान राजनीतिक दलों ने विज्ञापन में सबसे ज्यादा निवेश किया। टीवी चैनलों पर कुल 27,133 विज्ञापन प्रसारित किए गए। वहीं रेडियो पर 11,722 एड स्पॉट्स प्ले किए गए और 2,797 विज्ञापन प्रिंट मीडिया में जारी किए गए। इसके पहले नवंबर में सभी टीवी चैनलों पर कुल 5,754 विज्ञापन, रेडियो पर 3,212 और प्रिंट मीडिया में 1,092 विज्ञापन जारी किए गए। नोटबंदी के बाद दिसंबर में राजनीतिक प्रचार कम रहा। राज्यों के स्तर पर देखें तो यूपी में राजनीतिक विज्ञापनों में बीजेपी का हिस्सा 69% रहा है। उसके बाद एसपी का आंकड़ा 17%, बीएसपी का 12%, तो कांग्रेस और लोकदल का 1% रहा है। पंजाब में राजनीतिक विज्ञापनों में एसएडी बीजेपी का हिस्सा 39% रहा। उसके बाद बीजेपी का हिस्सा स्वतंत्र रूप से 4%, कांग्रेस का 2% और आम आदमी पार्टी का 1% रहा। गोवा में प्रिंट मीडिया में छपे विज्ञापनों में बीजेपी का हिस्सा 39 और कांग्रेस का 37% रहा। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी का आंकड़ा 13% और गोवा फॉरवर्ड पार्टी का 4% रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। तो नोटबंदी के दौरान अतिरिक्त काम करने के लिए बैंक कर्मचारियों को मुआवजा दिए जाने सहित विभिन्न मांगों को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों ने आज हड़ताल का आह्वान किया है। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले विभिन्न यूनियनों ने आज हड़ताल का आह्वान किया है, जिसका आज बैंकों के कामकाज पर असर पड़ सकता है। हालांकि निजी क्षेत्र के आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में कामकाज सामान्य रहने की उम्मीद है। केवल चेक क्लियरेंस में कुछ देरी हो सकती है। सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंक, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कई बैंकों ने अपने ग्राहकों को पहले ही सूचित कर दिया था कि यदि हड़ताल होती है तो उनकी शाखाओं में कामकाज प्रभावित रहेगा। हालांकि यूएफबीयू में शामिल 2 बैंक यूनियनों, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक वर्कर्स और नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बैंक ऑफिसर्स, इस हड़ताल में शामिल नहीं है। इस संगठन ने इस हड़ताल को राजनीति से प्रभावित कदम बताया है। इन संगठनों का कहना है कि वो इस हड़ताल में शामिल नहीं है, इसलिए इसे यूएफबीयू की हड़ताल कहना सरासर गलत है। और इसमें ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता योगेश के पास। योगेश, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे किन मांगों को लेकर आज सरकारी बैंक हड़ताल पर जा रहे हैं और कुल कितने बैंक हैं?
जी बिल्कुल, बैंकों की इस हड़ताल को बहुत महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से प्रदेश भर के लगभग 2200 से ज़्यादा शाखाएं जो हैं बैंकों की बंद रहेंगी, वहीं 12,000 कर्मचारी, बैंक कर्मचारी आज हड़ताल पर रहेंगे। तो एक बहुत बड़ी हड़ताल है ये, क्योंकि बैंकों में जो है एक दिन भी अगर काम नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा जो है आम आदमी परेशान होता है। वहीं जो इनकी 11 सूत्रीय मांग है बैंक कर्मचारियों की, चाहे इसमें ट्रांसफर की मांग हो या फिर अन्य कई मांगे हैं जो इनकी हैं, जिसमें इनकी वो मांग भी है कि जो नोटबंदी के समय जो है अतिरिक्त काम जो किया था उसका जो है कुछ न कुछ बेनिफिट बैंक कर्मचारियों को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पा रहा है। केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, आरबीआई से मांग कर रहे हैं, लगातार आरबीआई भी जो है उनसे बातचीत कर रही है। आरबीआई ने लगातार कहा था कि आप अपनी जो आज की हड़ताल है इसको वापस ले लें, लेकिन इन्होंने मांग को जो है ठुकरा दिया। बहुत महत्वपूर्ण इसको माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से जो है अगर 2200 शाखाएं बंद होती है, अगर हम सिर्फ उत्तराखंड की बात करते हैं, देश भर की बात करें तो बहुत सारी शाखाएं जो है बंद होंगी, तो वहीं उत्तराखंड की सिर्फ 2200 शाखाएं अगर बंद होती हैं तो बहुत ज्यादा आम आदमी परेशान होगा। इसमें जो है 25 से ज्यादा बैंक जो है अलग अलग बैंक इस हड़ताल में जो है आज जो है उनके साथ। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास आज जनसंवाद कार्यक्रम के अंतर्गत जनता से रूबरू होंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास महीने के आखिरी मंगलवार को सीधे जनता से रूबरू होकर उनकी समस्या को सुनते और उनका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। इसको लेकर राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं पर आवश्यक निर्देश देंगे। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ज्ञान रंजन जुड़ चुके हैं। ज्ञान रंजन, आपसे जानना चाहेंगे तमाम बड़ी खबरें। जी, झारखंड के खबरों की बात करें तो आज मुख्यमंत्री रघुवर दास जनसंवाद कार्यक्रम को करेंगे और जिसमें वो सीधे जनता से रूबरू होंगे, जनता के साथ सीधी बात करेंगे। इसको लेकर के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा सूचना भवन में विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य भर के सभी उपायुक्तों को इसमें शामिल कराया जाएगा और उनसे और इसके बाद जो भी जनता अपनी शिकायत लेकर मुख्यमंत्री के पास आएंगे उसका त्वरित निपटारा करने की व्यवस्था की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री सीधे जिला के अधिकारियों से बात करेंगे और तत्क्षण उस समस्या के समाधान की दिशा में वो पहल करेंगे। गौरतलब है कि प्रत्येक महीने के अंतिम मंगलवार को मुख्यमंत्री का यह जनसंवाद कार्यक्रम लगाया जाता है और इसमें तकरीबन 2 दर्जन के करीब मामले को लिया जाता है और इस मामले पर सरकार कार्रवाई भी करती है। और ऐसा देखा गया है कि झारखंड में जो सबसे ज्यादा समस्या बनी हुई थी वो थी मुखिया पतियों के द्वारा जिस तरह से ग्राम पंचायत में मुखिया के पति जिस तरह से शासन करते थे, उस शासन को रोक लगाने में जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से ही मुख्यमंत्री को सफलता मिली है। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर बने रहिए हमारे साथ। और वहीं आज झारखंड कांग्रेस जनवेदना सम्मेलन का आयोजन करने भी जा रही है। इस सम्मेलन में पार्टी के कई वरिष्ठ नेता होंगे शामिल और इसमें मुख्य रूप से कांग्रेस पार्टी के झारखंड सह प्रभारी ताराचंद भगोड़ा, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम समेत कई नेता शामिल होंगे। इस सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जनता को गोलबंद करेगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से रुक करते हैं। ज्ञान रंजन हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। ज्ञान रंजन, इस खबर पर ज्यादा जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज जनवेदना कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। जनवेदना कार्यक्रम के तहत कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करेगी और आज के इस कार्यक्रम में कांग्रेस के सह प्रभारी ताराचंद भगोड़ा, विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय सहित कई बड़े नेता इस जनवेदना कार्यक्रम में शामिल होंगे। और मुख्य रूप से जो मुद्दा है जनवेदना कार्यक्रम का वो नोटबंदी से जो इफेक्ट हुआ है उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी जनता के बीच गई। पिछले 1 महीने से लगातार। ज्ञान रंजन, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और रुक करेंगे मुंबई का, जहां पर मुंबई में महापौर पद के लिए राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं। शिवसेना और बीजेपी दोनों ही चाहते हैं कि महापौर उन्हीं की पार्टी का हो, लेकिन कुर्सी के लिए काफी वक्त से खींचातानी देखने को मिल रही है। शिवसेना और बीजेपी के गठबंधन के टूटने के बाद दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से पीछे नहीं हट रही हैं। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेसी और एनसीपी का मानना है कि ये तो महज एक राजनीतिक साजिश थी, लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। 8 मार्च तक मुंबई के महापौर की दावेदारी का फैसला करना होगा और अब दोनों पार्टियां इसी प्रयासों में लगी हुई हैं।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता कुशल पाटिल के पास। कुशल, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल मेयर की लड़ाई अभी बंद नहीं हुई है, खींचतान जारी है। जी, मुंबई महापौर के जो दावेदार की पद है उसमें राजनीतिक गतिविधियां चल रही है। हमने देखा कि हर तरह से पार्टियां जो है अपने अपने तरह से अपने अपने एक्टिविटीज़ में लगी हुई है। कुछ पार्टियां जो है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के सपोर्ट जुटाने की कोशिश कर रही है। जो निर्दलीय पक्ष है उनका कहना है कि वो इस वक्त एक असमंजस में है कि कौन से पार्टी के साथ जाए। हमने देखा है कि शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अपने बयानों में साफ बताया है कि वो ना ही कांग्रेस के साथ जाएंगे ना ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि दोनों के साथ अगर वो जाते हैं तो वो उनके प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। महापौर का जो पद है वो 8 मार्च तक जो है उसकी संपूर्ण करनी है सारी गतिविधियां। तो अब किस तरह से ये आगे के फैसले होते हैं, किस तरह से आगे के जो है नतीजे आते हैं वो देखने की बात होगी, क्योंकि दोनों भी पार्टियों ने मना किया है कि किसी भी पार्टी के साथ वो गठबंधन करने के लिए पहले सोचेंगे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि हो सकता है कि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर बीजेपी को पछाड़ने के लिए हो सकता है गठबंधन कर सकती है, क्योंकि उन्हें सत्ता में भी रहना है और जो बीएमसी का जो पद है, बीएमसी का महापौर का पद है, उसके लिए भी उनकी गतिविधियां चल रही है। तो हो सकता है कि दोनों तरह से वो एक तरह से गठबंधन कर सकते हैं दोनों पार्टियों के साथ, लेकिन ये संभावना भी हमें कम लग रही है, क्योंकि हमने देखा है कि कई तरह की मीटिंगें हुई है आपस में। आपसी मीटिंग्स में हमने देखा है कि दोनों का एक सिमिलर डिसीजन आया है। उनका कहना है कि इस वक्त वो सिर्फ विजय मना रहे हैं और इस वक्त उन्हें और कुछ सोचने का वक्त नहीं है। लेकिन ये बात सामने आई है कि रोज हर एक पार्टी एक दूसरे के जो है राजनीतिक डिसीजंस पर मीटिंग ले रही है कि किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से आगे की गतिविधियां बहुत बहुत धन्यवाद कुशल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और हम आपको बता दें कि ऑस्कर अवार्ड में एक बड़ी गलती हुई है। बेस्ट फिल्म कैटेगरी में गलती से गलत फिल्म के नाम की घोषणा कर दी गई, लेकिन गलती का एहसास होते ही आयोजकों ने गलती को सुधार लिया। ऑस्कर में हुई इस तरह की गलती की चारों तरफ आलोचना हो रही है। हालांकि इन आलोचनाओं के बाद भी भारत के लिए खुश करने वाली बात भी है। प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण ने ऑस्कर सेरेमनी में भारत का जलवा बिखेरा। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म जगत के इस सबसे बड़े सम्मान को पाने के लिए दुनिया का हर कलाकार ख्वाहिशमंद रहता है, लेकिन सबकी किस्मत में इसकी चमक नहीं होती। कुछ ऐसा ही हुआ इस बार के समारोह में, जब मूनलाइट को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला। To who, Ma? Huh? To you? Who is you, man? I ain't seen you in like a decade. It's not what I expected. हालांकि समारोह में उस वक्त हलचल मच गई जब बेस्ट फिल्म के लिए गलती से ला ला लैंड का नाम अनाउंस कर दिया गया। बाद में मूनलाइट को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। Try to forget all those times. At some point, you gotta decide for yourself who you gonna be. 14 कैटेगरी में नॉमिनेट हुई फिल्म ला ला लैंड ने सबसे ज्यादा 6 अवार्ड अपने नाम किए। हालांकि उसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड नहीं मिला। बेस्ट एक्टर का सम्मान फिल्म मैनचेस्टर बाय द सी के लिए केसी एफ्लेक को मिला, जबकि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ला ला लैंड की एक्ट्रेस एमा स्टोन ने जीता। भारतीय मूल के ब्रिटिश कलाकार देव पटेल ऑस्कर से चूक गए। उन्हें फिल्म लॉयन के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया था। 89वें अकेडमी अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा ने अपनी एंट्री से एक बार सबको फिर अपना फैन बना लिया। प्रियंका चोपड़ा रैल्फ एंड रेसो के डिजाइन की हुई व्हाइट और सिल्वर गाउन पहनकर समारोह में आई। हालांकि दीपिका ने ऑस्कर अवार्ड्स की मेन सेरेमनी में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन वो इंडीज ब्यूटी प्री ऑस्कर पार्टी में अपने स्टाइल स्टेटमेंट का जलवा दिखाती नजर आई थी। दीपिका प्री अवार्ड्स पार्टी में फ्लोरल ड्रेस में खूब जच रही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। You gonna tell him why the other boys kick his ass all the time? What's wrong? और लॉस एंजलिस में आयोजित ऑस्कर अवार्ड समारोह में उन कलाकारों को याद किया गया जिन्होंने हाल ही में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इन कलाकारों में दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता ओमपुरी को भी श्रद्धांजलि दी गई, लेकिन यहाँ ओमपुरी को भारतीय अभिनेता नहीं बल्कि हॉलीवुड के अभिनेता के तौर पर याद किया गया। ईस्ट इज ईस्ट, गांधी, सिटी ऑफ जॉय और वुल्फ जैसी फिल्मों के लिए लोकप्रिय दिवंगत अभिनेता ओमपुरी को 89th अकेडमी पुरस्कार समारोह में इन मेमोरियम में याद करके श्रद्धांजलि दी गई। ओमपुरी का इस साल जनवरी में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए APN।